myself Mohammad Yusuf, teacher at Government Model High School Langkor. Dear students, आज हम न्यू चैप्टर क्लास 12 बॉटनी में से जो है शुरू करने जा रहे हैं जेनेटिक्स। तो जब कभी भी हम जेनेटिक्स की बात करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है हेरेडिटी और दूसरा जो है वायरेशंस है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है अपना एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसकी वजह से हम एक ऑर्गेनिजम्स को दूसरे ऑर्गेनिजम्स से आराम से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जिसकी वजह से हम ह्यूमन बींग्स को एक दूसरे से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शेप ऑफ नोज, color of eyes, color of hair. These are the few important characteristics of human beings which we can differentiate one human beings from another human beings, and these characteristics features are called traits. इन characteristics features को हम क्या कहते हैं? Traits कहते हैं। And whenever these traits transfer from parents to offspring, that process is called heredity. Heredity means the transmissions of character or traits. Heredity means इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी ट्रांसमिशंस होते हैं कोई भी कैरेक्टर और ट्रेट्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, that is process is called heredity. That mechanism is called heredity. Heredity means transmission of character. हेरेडिटी का मतलब होते हैं ट्रांसमिशंस ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम कहां से? फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी जब कभी भी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी कैरेक्टर और ट्रेट जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर अगर ट्रांसफर हो, दैट इज कॉल्ड हेरेडिटी। उसको हम क्या कहते हैं? हेरेडिटी कहते हैं। दैट मीन मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं जो गैमेटिक सेल्स के अंदर जो प्रेजेंस रहेंगे वो हमेशा क्या होगा? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है ट्रांसफर होगा, एंड दैट कैरेक्टर्स और ट्रेट्स आर कॉल्ड हेरेडिटी। उनको हम क्या कहते हैं? हेरेडिटी कहते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट जेनेटिक्स। और दूसरा आते हैं हमारा जितने भी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दो डिफरेंट टाइप के जो है गेमिट्स को प्रोड्यूस करते हैं। एक होते हैं हमारा मेल गेमिट, एंड दैट मेल गेमिट इज कॉल्ड स्पर्म, और दूसरा होता है हमारा फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड ओआर-एग। जितने भी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दो डिफरेंट टाइप के जो है गेमिट्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं। जो मेल गेमिट्स होते हैं उसको हम कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल गेमिट्स होते हैं उसको हम कहते हैं ओआर-एग। नाउ ड्यूरिंग सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या हो जाते हैं? दीज टू गेमिट्स फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म जाइगोट। ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज करने के बाद क्या बनते हैं? जाइगोट बनते हैं। जाइगोट आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करने के बाद जो है न्यू इंडिविजुअल के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस जाइगोट स्लोली ग्रो इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, यानी यही जाइगोट जो है दोबारा से जो है ग्रो करने के बाद न्यू इंडिविजुअल जो है फॉर्मेशंस करेंगे। नाउ दिस पेरेंट फर्स्ट एंड दिस पेरेंट सेकंड। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप्स के जो है पेरेंट्स आ गए, एक आ गया हमारा मेल और दूसरा आ गया हमारा फीमेल। मेल वाला जो पेरेंट्स है वो मेल गेमिट्स को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं स्पर्म, और जो फीमेल पेरेंट्स हैं वो फीमेल गेमिट्स को जो है प्रोड्यूस करते हैं, विच इज कॉल्ड ओआर-एग। नाउ ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या हो जाते हैं? मेल और फीमेल गेमिट जो है आपस में फ्यूज कर जाते हैं। फ्यूज करने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होते हैं। जाइगोट जो है आहिस्ते आहिस्ते ग्रो करने के बाद न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। बट दिस न्यू इंडिविजुअल इज नॉट ट्रू कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ये जो इंडिविजुअल्स हैं, दिस नॉट ट्रू कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, ये ट्रू कॉपी नहीं होगा ऑफ देयर पेरेंट्स।
true copy of their parents. These individual is not true copy of their parents. लेकिन जो न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्मेशंस होगा जाइगोट जो है कंटिन्यूसली डिवाइड करने के बाद जो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं, दिस न्यू इंडिविजुअल इज नॉट ट्रू कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स. देयर इज स्मॉल डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड दिस न्यू इंडिविजुअल एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड वायरेशंस. तो यहां पे दूसरा चीज आते हैं वायरेशंस. वायरेशन मीन्स द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, यानी जो डिफरेंस रहते हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग न्यू इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंस रहते हैं, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड वायरेशंस. तो यहां पे जो है हमने दो इंपॉर्टेंट चीज कहे. एक हमने कहा हेरेडिटी. हेरेडिटी का मतलब हुआ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ठीक है, हेरेडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. और दूसरा हमने कहा वायरेशन. Variations means the difference between parents and new offspring. That difference is called variations. Now, the branch of biology which deal with the study of heredity and variations, that branch is called genetics. That means the branch of biology which deal with the study of heredity and variation. यानी एक ऐसा ब्रांच बायोलॉजी का जहां पे हम दो इंपॉर्टेंट चीज के बारे में स्टडी करते हैं, एक हेरेडिटी के बारे में और दूसरा वायरेशंस के बारे में. दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड जेनेटिक्स. इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं. तो जेनेटिक्स आ गया हमारा इंट्रोडक्शन में कि एक्चुअली जेनेटिक्स होता क्या है. जेनेटिक्स एक ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जहां पे हम दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, एक तो हेरेडिटी के बारे में और दूसरा जो है वायरेशंस के बारे में. एंड दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड जेनेटिक्स. नाउ दिस जेनेटिक्स इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स. इसको जो है 3 ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है. एक आते हैं हमारा क्लासिकल जेनेटिक्स और दूसरा आते हैं हमारा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और तीसरा आते हैं हमारा इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स. ठीक, दैट मीन्स जो जेनेटिक्स है इसको 3 ग्रुप के अंदर जो है डिवाइड किया गया है. एक को हम कहते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स और दूसरे को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स. नाउ जब कभी भी हम क्लासिकल जेनेटिक्स की बात करते हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स उस टाइप के जेनेटिक्स को कहते हैं जहां पे हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं. मेंडेलियन इनहेरिटेंस, दैट मीन्स मेंडल के जो लॉस हैं उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड क्लासिकल जेनेटिक्स. ठीक है, क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? मेंडेलियन जो है इनहेरिटेंस के बारे में, मेंडल के जो लॉस हैं, बिकॉज जॉर्ज मेंडल इज कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक्स. इसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं. तो इसके जो लॉस है, इनहेरिटेंस है, उनके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, दैट ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड क्लासिकल जेनेटिक्स. और दूसरा आता है हमारा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. Molecular genetics is that branch of genetics in which we deal with the study of genetic material के बारे में स्टडी करना, इट्स स्ट्रक्चर, जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या होगा इसके बारे में स्टडी करना, एंड इट्स रेप्लिकेशन, ये किस तरह से रेप्लिकेट करते हैं उन चीजों के बारे में स्टडी करना. दैट ब्रांच इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंदर क्या क्या आते हैं? स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में स्टडी करना, डीएनए के बारे में स्टडी करना, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होते हैं उस चीज के बारे में स्टडी करना, और इसका रेप्लिकेशन किस तरीके से होते हैं उस चीज के बारे में स्टडी करना. दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. और ये चीज याद रखना, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, बट इन फ्यू केसेस, लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पे हमारा आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं. जैसे कि आरएनए किस
ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल का काम करेंगे, जहां पे डीएनए जो है एब्सेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल जो टबाको मोज़ेक वायरस है उनके अंदर जो है डीएनए टोटली एब्सेंट रहते हैं, तो वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल का जो काम करते हैं वो हमारा आरएनए। तो इन चीजों के बारे में स्टडी करना, जेनेटिक मटेरियल के बारे में स्टडी करना, और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा उस चीज के बारे में स्टडी करना, या इसका रेप्लिकेशन मीन एग्जैक्ट कॉपी है किस तरीके से बना देते हैं, तो उन चीजों के बारे में जो है स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। इसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहते हैं। नाउ थर्ड वन इज इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। इट डील विद द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यहां पे हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का। दैट ब्रांच इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स कहते हैं। तो इस जेनेटिक्स को जो है 3 ग्रुप के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स, जहां पे हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, मेंडल के जो लॉस है उनके बारे में स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स उस टाइप के जेनेटिक्स को कहते हैं जहां पे हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल के बारे में, या स्टडी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका रेप्लिकेशंस क्या होगा। ठीक है। इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में। एंड दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स। ये 3 डिफरेंट टाइप के जेनेटिक्स हैं। एक को हमने कहा क्लासिकल जेनेटिक्स, और दूसरे को हमने कहा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। Now, history of Mendel. History of Mendel. सबसे पहले तो इस चीज को याद रखो, द टर्म जेनेटिक्स वॉज फर्स्ट यूज बाय, जो टर्म है द टर्म genetics was first used by Bateson। टर्म जो है जेनेटिक्स जो है सबसे पहले यूज किया गया बेटिसन ने, बट फादर ऑफ जेनेटिक्स, लेकिन जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, his father of genetics is called John Mendel। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है मेंडल है। ठीक है, ये 2 टर्म्स याद रखना है। तो सबसे पहले हमने कहा हिस्ट्री ऑफ मेंडल के अंदर द टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्ट यूज बाय बेटिसन। जो टर्म है जेनेटिक्स, इसको सबसे पहले यूज किया गया बेटिसन ने, लेकिन जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है दैट इज कॉल्ड जॉन मेंडल। नाउ अगर हम मेंडल की बात करते हैं, इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं, मेंडल जो है जुलाई 22 जुलाई 1822 में जो है पैदा हुए एक ऑस्ट्रिया के एक विलेज के अंदर, एंड दैट विलेज इज कॉल्ड स्लेसियन विलेज इन ए पुअर फैमिली, फॉर्मर फैमिली के अंदर जो है पैदा हुए। 22 जुलाई 1822 में जो है ऑस्ट्रिया के एक विलेज के अंदर पैदा हुए जिसका नाम है स्लेसन विलेज। आफ्टर फ्यू इयर्स, यानी कुछ साल जो है पैदा होने के बाद कुछ साल जो है इसके जो है फादर का डेथ हो जाते हैं। डेथ होने के बाद जो है इसका माँ जो है इसको क्या करते हैं, एस.टी. थॉमस मोनेस्ट्री के अंदर जो है इसको ज्वाइन करवा देते हैं, एस.टी. थॉमस मोनेस्ट्री, ताकि इस मोनेस्ट्री के अंदर जो है ये मूंग बन सके। ठीक है, तो जो है फादर का जो है डेथ हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गरीब फैमिली के अंदर जो है पुअर फैमिली के अंदर पैदा हो जाते हैं। तो फादर की डेथ की वजह से क्या होते हैं कि इसको जो है एस.टी. थॉमस मोनेस्ट्री के अंदर ज्वाइन करवा देते हैं ताकि यहां पे जो है ये मूंग बन सके। नाउ मेंडल जो है बहुत ही इंटेलिजेंस होते हैं। He was very intelligent and brilliant student,
इसीलिए क्या करते हैं, एस टी थॉमस मोनेस्ट्री वाले जो हैं इसको ज्वाइन करवा देते हैं फॉर फर्दर स्टडीज के लिए वीनिया यूनिवर्सिटी के अंदर, वीनिया यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ज्वाइन करवा देते हैं ताकि ये फर्दर जो है स्टडी कर सके। ठीक, तो वीनिया यूनिवर्सिटी के अंदर ये स्टडी करते हैं, एक तो फिजिक्स और दूसरा जो है बायोलॉजिकल साइंस। इन चीजों का स्टडी करने के बाद जो है 1856 में जो है ये दोबारा जो है वापस आते हैं किसके अंदर, एस टी थॉमस मोनेस्ट्री के अंदर एज ए टीचर बन के। ठीक है, क्यों, इसलिए क्योंकि एस टी थॉमस मोनेस्ट्री के अंदर जो है ये वापस आते हैं ताकि यहाँ पे जो मोंक्स हैं इनको जो है साइंस जो है स्टडी किया जा सके। तो ये टीचर बन के आते हैं वहां से वापस आते समय। तो 1856 से जो है इसका एक्सपेरिमेंट जो है पी प्लांट्स के ऊपर, पाइसम स्टिवम के ऊपर जो है शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मेंडल जो है बहुत ही इंटरेस्ट रहते हैं इन प्लांट्स के अंदर जो है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए। तो दोबारा से ये वापस आते हैं वीनिया यूनिवर्सिटी से एस टी थॉमस मोनेस्ट्री के अंदर ताकि यहाँ पे जो है साइंस टीचर बन के, ताकि इन बच्चों को जो है दोबारा से जो है एक साइंस पढ़ाया जा सके। तो अब इस मोनेस्ट्री के गार्डन के अंदर जो है बहुत सारे पी प्लांट्स रहते हैं। अब मेंडल को बहुत ही जो है इंटरेस्ट होते हैं इन पी प्लांट्स के अंदर, जिनका बॉटनिकल नाम है पाइसम स्टेवम। इन पी प्लांट के ऊपर जो है हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट करने का। ठीक है, तो मेंडल जो है सबसे पहले जो है बहुत सारे करेक्टर स्टडी करते हैं, कामयाब नहीं होते हैं। इसके बाद जो है करेक्टर को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करने के बाद 24 करेक्टर स्टडी करते हैं, फिर भी कामयाब नहीं होते हैं। लास्ट में जो है ये 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर को स्टडी करते हैं। पी प्लांट के अंदर 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद जो है इंपॉर्टेंस लॉज देते हैं विच आर कॉल्ड मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिनको हम कहते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर है जो स्टडी किया गया मेंडल ने, वो कौन कौन सा है? तो सबसे पहला जो है हाइट ऑफ प्लांट है। फर्स्ट जो 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर में से सबसे पहला है हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट ये देखते हैं वेदर इट इज टॉल और ड्राफ्ट, पहला कंट्रास्टिंग करेक्टर हुआ। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं फ्लावर कलर। फ्लावर का कलर किस तरीके से है, वायलेट और व्हाइट है। इसके बाद तीसरा जो कंट्रास्टिंग करेक्टर है ये देखते हैं फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन एक्सेल और टर्मिनल। एक्सेल है कि टर्मिनल है। ठीक है, इस चीज को देखते हैं। तो 3 करेक्टर्स हुए 7 कंट्रास्टिंग करेक्टर में से। एक हमने कहा हाइट ऑफ प्लांट, वेदर इट इज टॉल और ड्राफ्ट। दूसरा आ गया फ्लावर कलर, वायलेट और व्हाइट। तीसरा आ गया फ्लावर पोजीशन, एक्सेल और टर्मिनल। इसके बाद 4th जो कंट्रास्टिंग करेक्टर है सीट शेप। सीट का जो शेप है अराउंड और रिंकल। ठीक है, इसके बाद 5th सीट कलर। सीट का जो कलर है वो ग्रीन और येलो। ठीक, इसके बाद 6था जो है पॉट शेप। पॉट का जो शेप है इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड। एंड पॉट कलर लास्ट करेक्टर है। पॉट कलर येलो और ग्रीन, या इसको हम कह सकते हैं कॉर्डिडान कलर। येलो और ग्रीन। These are the 7 contrasting characters which are studied by Mendel
इन पी प्लांट्स, यानी ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है जिसकी वजह से जो है मेंडल ने जिनको स्टडी किया गया पी प्लांट्स के अंदर, इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इस चीज को फॉर्मुलेट करने के लिए सबसे पहले हाइट ऑफ प्लांट वेदर इट इज टॉल और ड्राफ्ट, इसके बाद दूसरा आ गया हमारा फ्लावर कलर वायलेट और व्हाइट, इसके बाद तीसरा आ गया हमारा फ्लावर पोजिशंस, एक्सेल और टर्मिनल, एक्सेल और टर्मिनल, टर्मिनल मीन्स साइड पे और एक्सेल मीन्स टिप पे, ठीक है। इसके बाद जो है सीड शेप है, राउंड और रिंकल, इसके बाद सीड कलर है या ग्रीन और येलो, लास्ट में जो है हमारा नेक्स्ट सेकंड लास्ट जो हमारा पॉट शेप है, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रक्टेड, इसके बाद जो है कॉर्डिनान जो कलर है येलो और ग्रीन। These are the 7 contrasting character which are studied by Mendel in order to formulate the law of inheritance, ताकि जो है फॉर्मुलेट कर सके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। नाउ इन चीजों को स्टडी करने के बाद मेंडल ने जो है इंपॉर्टेंस लॉज दिए अबाउट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद मेंडल जो है 1884 में जो है इसका डेथ हुआ, डेथ होने के बाद जो है 1900 में जो है 3 जो है साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है री एस्टेब्लिश किया गया मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, जिसकी वजह से इसको जो है लक़ब दिया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स का। एक था हुगो डी वायरस, ट्रेसमॉक, और तीसरा था कैरल कोरॉन। ये 3 डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली जो है यानी एस्टेब्लिश किया गया, री एस्टेब्लिश किया गया मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, जिसकी वजह से जो है मेंडल को जो है लॉ फादर ऑफ जेनेटिक्स का जो है लक़ब दिया गया, ठीक है। तो नाउ यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, कहा जाते हैं कि इस अस्टिक थॉमस मोनास्ट्री के गार्डन के अंदर जो है डिफरेंट वैरायटीज के जो है पी प्लांट्स थे, लेकिन मेंडल ने जो है अपने हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए पी प्लांट को जो है क्यों चूज कर लिया? वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यानी मेंडल ने क्यों चूज कर लिया पी प्लांट्स को ताकि हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट्स को कैरी आउट करने के लिए? इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि पी प्लांट हैव यूनिक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो है यूनिक जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर रहते हैं, जिसकी वजह से मेंडल ने जो है पी प्लांट को चूज कर लिए फॉर हिज हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट। दूसरा जो है इजीली अवेलेबल, आराम से जो है मिल जाता था, ठीक है, किसी भी जगह के अंदर, ठीक। सेकंड रीजन से, थर्ड रीजन से बाय एनुअल, दैट मीन इट कैन ग्रो ट्वाइस इन ए ईयर। एक साल में जो है 2 बार आराम से जो है ग्रो कर सकते हैं। इसका लाइफ स्पेन जो है बहुत ही शॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से 1 साल के अंदर जो है 2 बार जो है आराम से जो है ग्रो कर सकते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है जल्दी जल्दी आएंगे, ठीक है। थर्ड जो है, फोर्थ, पी प्लांट इज एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। ये हमारा सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं, लेकिन इस पी प्लांट के अंदर हम क्रॉस पॉलिनेशन आराम से कर सकते हैं बाय मेथड, बट cross pollination is easily carried out in pea plants by a method which is called emasculation and bagging। एक तो emasculation से और दूसरा bagging से। ये 2 मेथड है जहां पे हम सब पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर जो है क्रॉस पॉलिनेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से मेंडल ने जो है चूज कर लिया पी प्लांट्स को फॉर हिज हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। सबसे पहले हमने कहा पी प्लांट्स के अंदर यूनिक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जिसकी वजह से मेंडल ने चूज कर लिया पी प्लांट्स को हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट के लिए। दूसरा जो है आराम से जो है मिल जाता था। नेक्स्ट जो है बाय एनुअल क्रॉप्स हैं, साल में जो है 2 या 3 बार जो है आराम से जो है ग्रो कर सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इसका जो लाइफ स्पेन है वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं। और पी प्लांट एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, इसके अंदर हम क्रॉस पॉलिनेशन आराम से कर सकते हैं बाय मेथड विच इज कॉल्ड एमिस्कुलेशन और बेकिंग। एंड
लास्ट वन इज, इसका जो सीट है, दिस इज चीप, बहुत ही सस्ता जो है, आराम से मिल जाता था। तो इसकी वजह से ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से मेंडल ने जो है चूज कर लिया फॉर इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट्स को। दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शंस अबाउट जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स का ये हमारा इंट्रोडक्शंस वाला टॉपिक हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे, दैट मीन क्लासिकल जेनेटिक्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। एक तो हम स्टडी करेंगे मेंडल के जो फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।